हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल कृतिका बीएलएलबी में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट का पहला लॉन्ग क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं डेली की वीडियो अपलोड करूंगी लॉ ऑफ टॉर्ट का, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जो हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आज इस वीडियो में चार आपके शॉर्ट क्वेश्चन कवर होंगे। कौन कौन सा? एक तो आपका अपकृत विधि का विकास। दूसरा आपका क्वेश्चन होगा जो मैक्सिम है, टू मैक्सिम है, जहां अधिकार है वहां उपचार है, और जहां उपचार है वहां अधिकार है। ये दो मैक्सिम हो गई। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग भी पूछ ली जाती हैं और एक साथ भी पूछ ली जाती हैं। और तीसरा चौथा क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि अपकृत विधि का भारत में विकास इतना धीरे क्यों है। चार आपके शॉर्ट क्वेश्चन कवर होंगे और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये है कि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि अपकृत विधि के विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखो। या तो इस तरह से आ जाएगा या आ जाएगा इसी के साथ ये भी लिख दिया जाएगा कि जहां उपचार है वहां अधिकार है तथा जहां अधिकार है वहां उपचार है। इस सूक्ति का तात्पर्य क्या है? भारत में अपकृत विधि के विकास धीमे क्यों है। ये इतना क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है आंसर, लेकिन आपको वही लिखना है जो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो को शुरू करेंगे और उसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इसके आगे भी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस इसी तरह से डालने वाले हैं, और वो भी सॉल्व करके इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे। ओके, और हाँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप लोग एक कमेंट जरूर कर दिया करो। आप लोग जब आते हो वीडियो देखते हो तो अपने बारे में ना कुछ तो अपना सेमेस्टर और अपना कोर्स एलएलबी हो कि बीएलएलबी से और यूनिवर्सिटी थोड़ा सा बता दिया करो अपने बारे में, जिससे कि मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरे वीडियोस किन किन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देखते हैं और कौन कौन से बच्चे देखते हैं। ओके, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, और आपसे प्रॉमिस करते हैं कि इस वीडियो में जो भी हम आज आंसर डिस्कस करेंगे ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो को आप एक से दो बार देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो पहला जो हमारा जो हम हेडिंग लिखेंगे अपकृत विधि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टॉर्ट। तो वैसे तो अगर बुक में देखोगे और सीएलपी इजी नोट्स या कहीं से भी देखोगे तो इस तरह से वहां नहीं लिखे हैं, आंसर इस तरह से नहीं लिखा है, और इसको मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखा है। थोड़ा सा इसमें हेडिंग्स वगैरह ऐड की हुई हैं, जिससे कि अगर आप एग्जाम में अपने आंसर में हेडिंग ऐड करते हो तो एग्जामिनर को थोड़ा सा बेटर लगता है, उसको क्लियर हो जाता है कि आपने इसके अंदर क्या लिखा है। अगर यही आप जैसे मैंने इसमें लिखा है, अगर इसी तरह से हेडिंग अगर ना दें तो कुछ पता नहीं चलता है कि आपने क्या क्या लिखा होगा इसके अंदर। अगर आप हेडिंग लिख दोगे तो ये पता चल जाएगा कि अच्छा आप इसके बारे में लिखने जा रहे हो। ओके, आया समझ में? तो चलो अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखेंगे हम। पहले जो हम हेडिंग लिखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखेंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अपकृत विधि का विकास नार्मन विजय के पश्चात हुआ था। ये वर्ड याद रखना, नार्मन विजय, इसके पश्चात ही अपकृत विधि का विकास हुआ था। और इसके पूर्व अपराध और अपकृत विधि यानी जो क्रिमिनल लॉ था और टॉर्ट लॉ था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं था इसके पहले। और इस काल में अधिकतर मामले प्रतिकृत तथा समझौते के आधार पर किए जाते थे। 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी में क्या हुआ? अतिचार की याचिका यानी रिट ऑफ ट्रेसपास का प्रारंभ हुआ, और इसमें संपत्ति के विरुद्ध अतिचार यानी दीवानी अतिचार और आपराधिक अतिचार में कोई अंतर नहीं था। ओके, अतिचार, अब तुम सोचोगे कि ये अतिचार वर्ड क्या है। ठीक है, तो अतिचार ट्रेसपास, दीवानी अतिचार यानी संपत्ति के विरुद्ध अतिचार, जैसे कि आपको अधिकार है, अपनी संपत्ति का अधिकार है, आप अपनी संपत्ति में कुछ भी करो तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति बिना आपकी मर्जी के आपकी भूमि में प्रवेश नहीं कर सकता है, ना कुछ कर सकता है। सपोज आपका खेत है, कोई दूसरा व्यक्ति उसमें अनाज नहीं उगा सकता है ना, दूसरा कोई व्यक्ति आपकी जमीन में पेड़ उगा सकता है। ठीक है, तो ये अगर इस तरह से कोई काम करता है, बिना अनुमति के कोई काम करता है, तो ये होगा अतिचार हो जाएगा। अब आपराधिक अतिचार में क्या है? आपको अपने शरीर, अपने संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार है, लेकिन बिना आपकी मर्जी के कोई आपको टच करता है या आपको नुकसान पहुंचाता है, तो ये एक आपराधिक अतिचार हो जाएगा। ओके, तो जो पहले था, पहले क्या था कि दीवानी अतिचार और आपराधिक अतिचार में कोई अंतर नहीं था। ठीक है, ये सब एक ही मामले देखे जाते थे, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। अब इसका हम थोड़ा देख लेते हैं प्रारंभिक काल। ठीक है, अब इसमें प्रारंभिक काल में क्या है? अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से आ जाए कि जहां उपचार है वहां अधिकार है, तो हम उसमें यही आंसर लिखेंगे इस तरह से। ये हमारा आंसर यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारा यहां से स्टार्ट हो जाएगा, और हम चाहें तो इसका यहां से भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब इसमें देख लेते हैं प्रारंभिक काल में हम लिखेंगे क्या। प्रारंभिक काल में अंग्रेजी कॉमन लॉ
यानी जो इंग्लिश कॉमन लॉ था इसमें मुख्यतः अधिकारों से संबंधित ना होकर के ये उपायों से संबंधित था। ओके, ये क्या था, वर्ड याद रखना, अधिकारों से संबंधित ना होकर के उपायों से संबंधित था। कौन, हमारा कॉमन लॉ, ये हमारा नहीं, इंग्लैंड का कॉमन लॉ है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति की शिकायत पर उसे तभी उपचार उपलब्ध हो पाता था जब न्यायालय के पास उसकी शिकायत के लिए उपचार पहले से उपलब्ध होता था। अब यहाँ पे उपचार का क्या मतलब है, सपोज ए व्यक्ति के द्वारा बी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, चोट पहुंचाई जाती है, उसको क्षति पहुंचाई जाती है, तो जो भी बी व्यक्ति को चोट हुई है, लगी है, तो वो जब न्यायालय में जाता है, केस फाइल करता है और न्यायालय से कहता है कि उसको जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करवाई जाए ए व्यक्ति से, तो ए व्यक्ति जो उसकी जो चोट लगी है, जो नुकसान हुआ है, तो उसकी जो क्षतिपूर्ति करता है, भरपाई करता है, यही उपचार होता है। यानी उस व्यक्ति को, जिस पीड़ित व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है, तो जब उसकी भरपाई हो जाती है, क्षतिपूर्ति हो जाती है, तो उसी को उपचार बोलते हैं। ओके, तो इस प्रकार आपका ये क्या है, जब न्यायालय के पास शिकायत के लिए उपचार होता था, पहले से ही उपचार होता था, तभी उस व्यक्ति को उपचार मिल पाता था। और इस प्रकार 14वीं शताब्दी में वादों की सफलता रिटों की या उपचार की उपलब्धता पर निर्भर करता था। यानी 14th सेंचुरी में क्या होता था, कोई भी केस है, कोई भी वाद है, उसकी सफलता रिटों या उपचार की उपलब्धता पर निर्भर करता था। जहां अधिकार, और यहीं से ये सिद्धांत आया, जहां उपचार है वहीं अधिकार है। ठीक है, ये सिद्धांत वहीं से आया है, पहले यही था। पहले व्यक्तियों के अधिकारों को महत्व नहीं दिया जाता था। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो भी जाता था, तो न्यायालय में अगर वो केस फाइल करता था, तो उसको उपचार तभी मिल पाता था जब न्यायालय के पास उसके लिए उपचार होता था। तो यहाँ पर इस सूक्ति में हम क्या लिखेंगे कि इस सूक्ति के अनुसार किसी व्यक्ति की शिकायत का परिहार या निवारण इस तथ्य पर निर्भर रहता था कि क्या उस व्यक्ति की शिकायत के परिहार के लिए न्यायालय के पास कोई पहले से उपचार उपलब्ध है या नहीं। ठीक है, और यदि अगर उत्तर नकारात्मक होता था, यानी अगर न्यायालय के पास उसके लिए उपचार नहीं होता था, तो उस व्यक्ति को कोई उपचार नहीं मिल पाता था। ये है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो एक दो बार आगे पीछे करके देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इजी है ये। ठीक है, और आई होप आप लोग इसको रिलेट भी कर पा रहे होंगे। अब संक्षेप में इसको हम क्या कह सकते हैं कि इस विधि में व्यथित पक्षकार, यानी जो पीड़ित व्यक्ति होता था, उसको उपचार या न्याय अधिकार पूर्वक न प्राप्त होकर के न्यायालय के पास उपचारों की उपलब्धता पर निर्भर करता था। यानी जो व्यथित पक्षकार है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको न्याय उसके अधिकार की वजह से नहीं, यानी अधिकार पूर्ण नहीं प्राप्त होते थे कि भाई उसका ये अधिकार है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, यानी इस अधिकार को मान्यता देनी चाहिए, ये नहीं था। अगर न्यायालय के पास उपचार है तभी उसको न्याय मिल पाता था, अन्यथा नहीं। अब हम आधुनिक टाइम में देखेंगे, मॉडर्न टाइम में क्या हुआ। इसमें क्या हुआ कि इस प्रकार ये जो न्याय की उपलब्धता की प्रक्रिया पर निर्भर रहने की जो प्रवृत्ति है, ये 500 वर्षों तक चलती रही, यानी 500 ईयर्स तक यही प्रक्रिया चलती रही कि न्यायालय के पास अगर उपचार होगा तभी व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता दी जाएगी। ठीक है, ये सन 1832 तथा 1833 के दौरान विधि में कुछ परिवर्तन आ गया तथा अंत में सन 1852 में कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट पारित हो गया। कौन सा लॉ? कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट पारित हो गया। कब? 1852 में। 1852 में कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट पारित हो गया। ओके, इस अधिनियम के द्वारा रिटों को समाप्त कर दिया गया। यानी जो रिट थी अभी तक कि न्यायालय के पास अगर रिट होगी तभी व्यक्ति के अधिकार को मान्यता दी जाएगी, इस जो सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया। अब यह आवश्यक नहीं रह गया था कि व्यथित पक्षकार की शिकायत का निपटारा करने के लिए वह यह साबित करे कि न्यायालय के पास उपचार उपलब्ध है। ठीक है, ये सिस्टम समाप्त कर दिया गया। सन 1873 के जुडिकेचर अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि व्यथित पक्षकार की शिकायत पर अभिवचन में सिर्फ सारवान तथ्यों का संक्षेप में सम्मिलित होना चाहिए। यानी यह जुडिकेचर अधिनियम जो 1873 में प्रावधान मतलब आया, कानून आया, तो इसमें क्या प्रावधान किया गया कि जो व्यथित पक्षकार है यानी जो पीड़ित व्यक्ति है, उसकी शिकायत पर अभिवचन में सिर्फ सारवान तथ्य जो थे उन्हीं को सम्मिलित होना चाहिए। यानी वो तथ्य ही केवल उसमें लिखा होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति यह भी साबित करे कि न्यायालय के पास उसकी शिकायत के निपटारा करने के लिए उपचार है। ये साबित करना जरूरी नहीं था। जिस पर वादी का मामला आधारित करना है, बस उसे केवल उन्हीं तथ्यों को उसे शिकायत में जो उसका अभिवचन है उसमें लिखना है। ओके, अब ये स्थिति क्या हो गई, मॉडर्न टाइम में स्थिति थोड़ी सी चेंज हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, जहां न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार हैं और उस व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन हुआ है तथा अतिक्रमण हुआ है, तो उसके लिए उपचार उपलब्ध होगा। ठीक है, यानी न्यायालय अगर इस बात से संतुष्ट है कि भाई यहाँ पर इस व्यक्ति के अधिकार था या इस व्यक्ति का ये अधिकार था और उसके इस अधिकार का हनन हुआ है, तो बस उसके उस अधिकार को मान्यता दी जाएगी और उस व्यक्ति को उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। फिर वो चाहे 1 ही रुपया क्यों ना हो, लेकिन उसको कितना भी कम उसका जो रेमेडी है कितनी भी कम क्यों ना हो, लेकिन उस व्यक्ति के उस अधिकार को मान्यता दी जाएगी, वरना कोई फायदा नहीं है, उस व्यक्ति के अधिकार को दिए जाने से कोई फायदा नहीं है।
ठीक है। तो अब फिर यहाँ पर सिद्धांत क्या आया, अब यहाँ पर सिद्धांत आया कि जहां अधिकार है वहां उपचार है। ठीक है, अब अधिकारों को मान्यता दी जाने लगी कि अगर उस व्यक्ति को अधिकार है, कोई अगर व्यक्ति का अधिकार है तो उसको उपचार दिया जाएगा। ठीक है, सूक्ति क्या है, सूक्ति को देख लेते हैं। अब इसमें क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिखोगे, तो आप यहाँ से लिख सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन में कि इस सूक्ति के अनुसार जहां कहीं भी न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन हुआ है, न्यायालय उसके विधिक अधिकारों को मान्यता देते हुए उपचार प्रदान करेगा। अब उपचार प्राप्त करने का आधार रिटों की उपलब्धता ना होकर के उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया है। आ गया समझ में कि यानी अगर किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वो न्यायालय में जाता है तो न्यायालय उसको उपचार प्रदान करेगा। क्यों, इस वजह से नहीं कि न्यायालय के पास उपचार उपलब्ध है, बल्कि इस वजह से कि व्यक्ति के भाई विधिक अधिकारों का हनन हुआ है, उसको जो अधिकार दिए गए हैं उनकी क्षति हुई है, उनका अतिक्रमण हुआ है, इसलिए उस व्यक्ति को रेमेडी प्रदान की जाएंगी। अब वादी को सिर्फ यह साबित करना होता है कि उसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, और यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट है तो वादी को उपचार प्रदान किया जाएगा और न्यायालय बाध्य है उसको उपचार प्रदान करने के लिए। अब ये जो आया हमारा जो कॉन्सेप्ट आया, जहां अधिकार है वहां उपचार है, तो ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, इस केस से। ये जो एसबी वाइट का जो केस है, ये केस क्या था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आ जाता है आपके एग्जाम में कि पहले तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा कि लॉ ऑफ टॉर्ट यानी अपकृत्य विधि का विकास लिखो, तो उसमें तो आप पूरा आंसर ये लिख दोगे। अगर आ जाएगा सिर्फ जहां अधिकार है वहां उपचार, ये दो जो मैक्सिम है, अगर ये आ जाएंगे तो उसमें आप लिख दोगे। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये केस है, अगर आपने इस केस को नहीं लिखा तो समझो कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो इस केस को याद कर लेना, एसबी वर्सेस व्हाइट का केस है, बहुत ही इजी केस है। एक दो बार आज भी इस वीडियो को देखोगे लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस मामले में क्या कहा गया, इसको हम एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। इसमें एक केस था, कोई एक वादी था, वादी वो उसको क्या करना था, वोट देना था। वोट देने का अधिकार है भाई, सबको अधिकार है कि वोट दे सकता है अगर 18 की उम्र हो गई है। इस मामले में क्या हुआ था कि चुनाव आयोग जो था, निर्वाचन अधिकारी की गलती की वजह से उसका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया था, जिसकी वजह से वो वोट नहीं दे पाया। और जिस पार्टी को उसको वोट देना था तो वो व्यक्ति जीत भी गया, जो प्रत्याशी था जिसको जिताना था उसको जीत भी गया, लेकिन फिर भी वो जो अधिकार था, उसका वोट देने का अधिकार था, वो उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाया। तो यहाँ पर वो न्यायालय पहुंच गया, तो न्यायालय ने मान्यता दी। और इसमें जो आपके एक जज थे, जज की बात करें तो होल्ड, न्यायमूर्ति जो होल्ड थे, इन्होंने निर्णय दिया। इन्होंने कहा कि यदि वादी का कोई अधिकार है तो उसे आवश्यक रूप से उस विधिक अधिकार का बनाए रखने का, उस विधिक अधिकार को बनाए रखने का कोई साधन या उपाय होना चाहिए भाई। और यदि वह उस विधिक अधिकार का उपयोग करने से रोक दिया जाता है तो उसके इस अधिकार के हनन के विरुद्ध उसे कोई उपचार आवश्यक रूप से उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि उपचार के अभाव में अधिकार की उपलब्धता निरर्थक है। और इस प्रकार मतदाता को उपचार उपलब्ध कराया गया कि भाई अगर आपको अधिकार दिया गया है, अगर अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई अगर उपचार नहीं होगा तो क्या फायदा ऐसे अधिकार का। ठीक है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति का अधिकार था कि वो वोट डाले, लेकिन निर्वाचन अधिकारी की गलती की वजह से वो वोट नहीं डाल पाया। तो न्यायालय ने कहा कि भाई इसके अधिकारों का हनन हुआ है, ये अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाया है, इसलिए इसको उपचार दिया जाना चाहिए, और उस व्यक्ति को उपचार दिया गया। यानी अब इस सूक्ति का क्या हो गया, ये सूक्ति कि अगर किसी व्यक्ति का अधिकार है तो उसको उपचार मिलेगा, वहां उपचार होगा। ठीक है, अब अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन में साथ में ये क्वेश्चन ऐड कर दिया जाए कि भारत में अपकृत्य विधि का विकास धीमे क्यों है, इसके कारण बताइए, तो आप ये कुछ कारण लिख सकते हो। इनको बहुत जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग समझते चलिएगा। आप लोग अगर रटने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। ठीक है, कि अगर आप रट लो और आप लिख दोगे, सारे क्वेश्चन आप रट नहीं पाओगे, ना एक एक लाइन याद कर पाओगे। पता है, अगर एक बात बताएं, हम भी जब बहुत पहले, जब हमारा स्टार्टिंग के सेमेस्टर थे, तो हम भी स्टार्टिंग में बहुत पढ़ते थे ये सोच करके कि हम सारे क्वेश्चन रट लेंगे, एक एक लाइन रट लेंगे और एग्जाम में जाएंगे लिख देंगे। लेकिन एक सेमेस्टर में हमने एक गलती की थी, तब से हमने आज तक ये गलती नहीं करी है। आप कोशिश अगर ये करोगे, अब ये सोचोगे कि हम एक एक लाइन रट लेंगे और एक एक लाइन क्वेश्चन पूरा छाप देंगे जाके, तो बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे कर पाओगे, बहुत कम सब्जेक्ट में ऐसा कर पाओगे। हाँ, कुछ लाइनें आप याद कर सकते हो, लेकिन पूरा आंसर ऐसे रट नहीं सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हेडिंग जो होती हैं आप इनको अच्छे से लर्न कर लो। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है आपका कि भारत में अपकृत्य विधि के विकास की गति धीमी क्यों है, इसका कारण बताना है। तो आप इसमें जो पॉइंट है, जैसे जागरूकता की कमी और अधिक खर्च तथा विलंब प्रक्रिया, और इसी में एक केस है श्याम सुंदर वर्सेस राजस्थान का केस है। और तीसरा पॉइंट है क्षमाशीलता की प्रवृत्ति, निर्धनता, अपकृत्य विधि का संहिताबद्ध न होना। ये इसके पॉइंट है, आप इन पॉइंट को रट लो और इसके अंदर जो थोड़ा सा इसके विषय में डिस्कस कर लो, कोई सामने हो उससे डिस्कस कर लो, टीचर से समझ लो और अपने आप में डिस्कस कर लो। बस एग्जाम में जाना, जैसे ये क्वेश्चन आ जाए तो ये सारे पॉइंट्स को पहले तो लिख दोगे। ठीक है, इसमें हमने नहीं लिखा, लेकिन कई वीडियोस में हमने बताया है, एक लाइन से आप
ऐसे इसी तरह से आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे नंबर डाल के, आप इस तरह से नंबर डाल के पॉइंट वाइज सारी हेडिंगें स्टार्टिंग में लिख देना कि आप कितनी हेडिंगें डिस्कस करोगे आगे, और बस उसके आगे आप एक एक हेडिंग लिखते जाओ, उसको लिखते जाओ, उसके बारे में कुछ भी लिखते जाओ, कुछ भी का मतलब है उस हेडिंग से रिलेटेड लिखते जाओ, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखने हैं। रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, एक दो बार वीडियो देख लेना, समझ लेना इस चीज को। हेडिंग को रटना है आपको, क्या है, हेडिंग को रटना है, डेट रटना है, और केसेस की जो केस है, किसके वर्सेस किसकी, ये चीज है, ठीक है। और वैसे इसको रटना नहीं कहेंगे, इसको लर्न करना कहेंगे, क्योंकि लर्न भी बहुत तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो ज्यादा डिस्कस ना करते हुए अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि जागरूकता की कमी। जागरूकता की कमी क्या है? भारत में अधिकांश लोग जो है साक्षर नहीं है, पहली बात तो पढ़े लिखे नहीं है, और जो कुछ बहुत पढ़े लिखे भी हैं तो वो इस तरह के मामलों में पढ़ना नहीं चाहते हैं, केस के मामलों में पढ़ना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से भारत में मतलब जो टॉर्ट है इतना विकसित नहीं हो पा रहा है। इंग्लैंड में लेकिन बहुत ही ज्यादा विकसित है। इंग्लैंड में जहां एक नाई की उपेक्षा के कारण चर्म रोग होने पर भी उसके विरुद्ध उपचार के लिए वाद लाया जाता है, और वहीं भारत में यदि नाई की उपेक्षा के कारण चर्म रोग होने पर उसके विरुद्ध उपचार के लिए वाद न करके बल्कि उसको सहन कर लेते हैं। और एक तो भारत में ये बहुत है ना कि वो भारत में क्या है कि ये सोचते हैं कि जो अगर कोई गलती कर रहा है तो भगवान उसको सजा देगा, तो इस वजह से वो लोग इस झमेले में पड़ते नहीं है, ठीक है। और छोटी मोटी अगर कोई गलती हो जाती है, छोटी बहुत चोट लग जाती है, तो वो सहन कर लेते हैं। ये सब चीजें हैं। दूसरा कारण कह सकते हो कि अधिक खर्च तथा विलंब प्रक्रिया। भारत में जो विधिक प्रक्रिया है विदेशों की अपेक्षा बहुत ज्यादा खर्चीली है, जिसके कारण गरीब आदमी तो बिल्कुल केस वेस के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता है, और ठीक है। और दूसरी क्या है कि बहुत विलंब प्रक्रिया है, यहाँ बहुत लेट होता है, प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा चल जाता है। केसेस कोई नॉर्मल केस होता है वो 10-10 20-20 साल तक केस चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसे में इतना लंबा होना, यानी इतने लंबा समय तक केस चलना, न्याय न मिलना, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अन्याय ही है, ठीक है। न्यायिक प्रक्रिया अधिक खर्चीली होने के कारण आम भारतीय की पहुंच से बाहर है। और इसी में केस था श्याम सुंदर वर्सेस राजस्थान का केस था। ये केस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना आप लोग, ठीक है। इस वाद में क्या हुआ, एक विधवा को प्रतिकर प्राप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय तक जाना पड़ गया, ठीक है। और उसे 21 वर्षों के पश्चात अपने पति की मृत्यु के कारण सिर्फ 15,000 रुपए प्रतिकर प्राप्त हुआ। अब बताओ, उसको केवल पति का जो उसके पति की डेथ हो गई थी उसकी वजह से उसको प्रतिकर प्राप्त होना था, उसको प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ गया, और 21 वर्षों के बाद उसका केस मतलब निपटा, और उसके बाद उसको पैसे कितने मिले, 15,000 रुपए केवल। ये सिस्टम है यहाँ, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है ये क्या है, क्षमाशीलता। भारत में बहुत ही ज्यादा क्षमाशीलता की मतलब लोगों में पहले तो बहुत ही ज्यादा था, थोड़ा थोड़ा अब क्षमाशीलता इतनी ज्यादा नहीं रह गया, लोग थोड़ा थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले ये चीज बहुत थी, क्षमाशीलता, लोगों को माफ कर दिया जाता था। अगर सामने वाला कोई गलती करे तो उसको छोड़ देते थे कि ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला सजा देगा, ये सिस्टम है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, निर्धनता। गरीबी इसका सबसे ज्यादा कारण है कि भारत में टॉर्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। भारत की जो जनसंख्या है, अधिकांश भाग जो जनसंख्या है गांवों में रहती है, ठीक है। और उसमें ज्यादातर जो है गरीब है और अनपढ़ है, उनमें अपने अधिकारों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जिन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान भी है वो निर्धनता के कारण न्यायालय में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, ये सब है। और पांचवा कारण क्या है कि अपकृत विधि का संहिताबद्ध होना, जैसे सीपीसी सीआरपीसी ये सब इनका संहिताबद्ध है, ये कानून है, ठीक है। उनके बारे में कानून बना भी है, लिखा भी है। लेकिन अपकृत विधि में ऐसा कुछ नहीं है। अपकृत विधि ये हमारा इंग्लैंड से है, ये इंडिया में नहीं विकसित हुआ, इंग्लैंड से ही कॉमन ये लिया गया है टॉर्ट, ठीक है। और यह सुनिश्चित है कि अपकृत विधि का संहिताबद्ध नहीं है, यानी अपकृत विधि संहिताबद्ध नहीं है, और संहिताबद्ध विधि नहीं होने के कारण इसके नियम और जो सिद्धांत हैं उनमें निश्चितता नहीं है, ना एकरूपता है, ठीक है। ये सब चीजें हैं, इसकी वजह से भारत में टॉर्ट का डेवलपमेंट बहुत कम है, या कह सकते हो धीरे धीरे हो रहा है डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इस तरह से आप एक दो बार वीडियो को देख लीजिए, आपको 100% लर्न हो जाएगा। और इस नोट्स को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और उसको एक दो बार आप लोग रिवाइज कर लेना। और दूसरी चीज मैं आपको और बता दूं कि आप लोग ये मत सोचना कि एग्जाम होंगे नहीं, जिस हिसाब से अभी एग्जाम के लिए कुछ प्रमोट के लिए नहीं बोला जा रहा है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके एग्जाम जुलाई तक करवा दिए जाएंगे, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और जैसे ही सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे मैं इनका PDF टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।